सो हेडिंग डालो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इसमें होता क्या है कि जब किसी भी रजिस्टर से हम अगर करंट पास करते हैं तो वो रजिस्टर हॉट हो जाता है। देखते हो कभी किसी भी वायर से करंट पास करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, कौन से फैक्टर पे उसका हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा, तो इस चीज को मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। आप लोगों को बेसिक चीजें पता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का बैटरी है, सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दिस इज द बैटरी, इसका एक एंड यहाँ पे है और एक एंड यहाँ पे है। ओके, और अगर मान लो कि इस एंड से इस एंड में डेल्टा क्यू, इस एंड से इस एंड में ऐसे यहां से यहां तक डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं इसका वोल्टेज वी है। तो हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी या सेल, वर्क डन बाय सेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू टाइम्स वी, राइट, डेल्टा क्यू टाइम्स वी, दिस इज द वर्क डन बाय द सेल। और इस सेल एनर्जी दे दिया, मतलब चार्ज जो है हाई पोटेंशियल, पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो अच्छा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सो लो से हाई पोटेंशियल पे जब जाता है तो यहाँ पे जो होगा बैटरी का वर्क डन हो जाएगा डेल्टा क्यू टाइम्स वी, मतलब बैटरी ने इतना एनर्जी सप्लाई किया। या इसका हम रिवर्स भी ऐसे देख सकते हैं कि अगर डेल्टा क्यू बी से ए के साइड में जाएगा यहाँ पे, सो डेल्टा क्यू अगर चार्ज इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पे वर्क डन बाय सेल जो हो जाएगा सेकेंड केस में, दिस इज माइनस डेल्टा क्यू टाइम्स वी। ओके, माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी। तो दोनों ही केस में डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन है। अब फर्स्ट वाले केस में बैटरी ने कुछ एनर्जी सप्लाई किया, सेकेंड वाले केस में जो डेल्टा क्यू चार्ज है, फर्स्ट वाले केस में डेल्टा क्यू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, मतलब डेल्टा क्यू चार्ज का एनर्जी इंक्रीज हो गया, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहा है। ओके, और सेकेंड केस में डेल्टा क्यू चार्ज जब लेफ्ट से राइट में मूव करता है तो उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये तो रहा बैटरी के बारे में। अब अगर हमें रजिस्टर में फाइंड करना है कि अगर करंट मूव करेगा तो कितना हीट डिसिपेट होगा या कितना उसका पावर होगा, तो इसको मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पे इफ वी हैव अ रजिस्टर इस तरह से है एंड इसमें करंट आई पास कर रहा है। ओके, करंट आई पास किया, इसका रेजिस्टेंस आर है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में करंट प्रोपागेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, सॉरी फ्लो कर रहा है, वहां पे हमारा पोटेंशियल ग्रेटर होगा, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, बिकॉज करंट ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो अगर हम मान लें कि डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, तो हम लिखेंगे आई टाइम्स डेल्टा टी। और अगर हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर लें, सो वी ए माइनस वी बी वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। और अगर हम ये मान लें कि इन चार्ज पास्ट थ्रू रजिस्टर इन डेल्टा टी टाइम। ओके, तो कितना चार्ज पास करेगा, सो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा करेंट आई इंटू डेल्टा टी, सो आंसर हो जाएगा आई डेल्टा टी, इतना चार्ज फ्लो करेगा, डेल्टा क्यू इधर से इधर गया। अब इस डेल्टा क्यू जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करेगा तो यहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी of charge, decrease in potential energy of the charge in delta t time। ओके, कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू जो ये हो जाएगा, दिस इज डेल्टा क्यू एंड टाइम्स वी ए माइनस वी बी, राइट। सो डेल्टा क्यू आई डेल्टा टी
एंड चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा I इंटू आर, राइट। तो ये हो गया डेल्टा यू। तो रेट ऑफ एनर्जी लॉस थ्रू द रजिस्टर बाय हीटिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस रेट से एनर्जी लॉस करेगा बाय हीटिंग उसको हम पावर बोलते हैं। सो पावर जो हो जाएगा, दिस इज कितना एनर्जी लॉस किया और कितना टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। सो दिस इज आई स्क्वायर आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पावर जो हो जाएगा, दिस इज आई स्क्वायर आर, राइट। तो रेजिस्टेंस में अगर आई करंट पास करेगा तो इस रेट से हीट डिसिपेट होगा। इस पावर, पावर मतलब हीट पर यूनिट टाइम, ओके। और आपको एक चीज और पता है कि फॉर रजिस्टर V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू V इंटू आई, ओके। where I and V, याद रखना, where I and V are the current and potential difference across the register, उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हमने कंसिडर किया है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट बड़ा सिंपल है, ये तो जूल पर सेकेंड होगा, एंड दिस इज वाट, ओके। इसको हम लोग वाट बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। कोई भी अगर रेजिस्टेंस है इस तरह से, इसमें अगर कोई करंट आई पास कर रहा है, रेजिस्टेंस इसका आर है, तो इसमें एक हीट डिसिपेट होगा और वो होता है पावर। इस रेट से हीट डिसिपेट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ओके। चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, थर्ड एंड फोर्थ वन, ओके, एंड इधर से करंट आई गया तो इधर से ए जाएगा। दिस इज 2 ohm, this is 3 ohm, 6 ohm, and this is 4 ohm, okay। So question given है कि if heat produced in 6 ohm resistor 60 joule per second, okay, then heat generated across 3 ohm resistor कितना होगा। ऑप्शन भी गिवन है, ए में है 30 वाट, बी में गिवन है 60 वाट, सी में गिवन है 100 वाट, एंड डी में गिवन है 120 वाट। हाँ सर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा
मान लो कि इस वाले में I1 करंट गया और इधर I2 करंट गया, ऐसे करंट डिवाइड होगा। तो दिया हुआ है कि 6 ओम के क्रॉस पावर 60 है, तो पावर अक्रॉस 6 ओम हम लोग लिख सकते हैं I2 स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू 6 एंड दिस इज 60, देयरफॉर लिख सकते हैं I2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि I1 स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा, 3 ओम वाले में कितना होगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं I1 इंटू 2 ओम प्लस 3 ओम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और जो I2 इंटू 6 प्लस 4, इन दोनों सेम होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 2I2। एक रिलेशन तो ये हो गया। सो हम फाइंड कर सकते हैं कि पावर अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू 3, एंड I1 को लिख सकते हैं दिस इज 2I2 होल स्क्वायर इंटू 3, so this is 4 into I2 square into 10, and this is 3, so this is 120 joule per second. So power across 3 ohm इतना हो जाएगा। Okay, so D is the correct answer. तो उसमें करंट कितना जा रहा है उस तरह से फाइंड करो, या उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस देख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब इसमें क्या होता है कि हम रजिस्टर से हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट को या तो आप हीट ट्रांसफर या कैलोरीमेट्री में यूज कर सकते हो। ऐसा भी होता है, क्वेश्चन को लिंक कर देगा कि रजिस्टर है, हीट प्रोड्यूस हुआ और इस हीट को हमें यूज कर लिया वाटर को हीट करने में। तो दोनों क्वेश्चन को लिंक किया जा सकता है। तो एक 2004 में क्वेश्चन आया था, लिखो। एक क्वेश्चन है कि टाइम टेकन बाय 836 watt heater to heat 1 liter, heat 1 liter of water from 10 degree centigrade to 40 degree centigrade। ऑप्शन गिवन है, ए में गिवन है 150 सेकेंड, बी में गिवन है 100 सेकेंड, सी में गिवन है 50 सेकेंड एंड डी में गिवन है 200 सेकेंड। हाँ सर। तो आप लोग आंसर किधर है, ए ना। हाँ सर। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो होता है क्या है कि हम लिख सकते हैं कि 1 kg वाटर, तो डेल्टा क्यू कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं। 1 लीटर वाटर है मतलब 1 kg, एम एस कितना होगा 4200 जूल पर केजी होता है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज 4200 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्टली जूल एसआई यूनिट में वर्क कर रहे हैं, कैलोरी में तो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 30, सॉरी 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का डेल्टा क्यू। अब देखो अगर कहीं पावर पी है तो पावर क्या होता है, किस रेट से हीट डिसिपेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, पी इंटू टी। सो पी इंटू टी इज इक्वल टू 4200 इंटू 30, राइट। तो अगर आप यहां से करोगे तो t इज इक्वल टू 4200 इंटू 30 डिवाइडेड बाई
यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 836, सो ए अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 150 सेकेंड। ओके, अगर कांस्टेंट पावर है तो P इंटू टी टोटल हीट हो जाएगा और ये टोटल डेल्टा क्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। तो ये भी हो गया। चलो एक क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे जानते हो, अगर करंट कांस्टेंट रेट से पास करेगा तो पावर कांस्टेंट होगा। अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो आई स्क्वायर आर वो भी चेंज करेगा, तो पावर रजिस्टर में वो भी चेंज करेगा। अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वहां कांस्टेंट करंट था। हो सकता है करंट कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पे हमें डिफरेंट तरीके से पावर फाइंड करना पड़ेगा और हीट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, करंट flowing current in a register, लिख लो current in a register as a function of I, मतलब t है, I is equal to I naught e to the power minus t by tau. Okay, current as a function of time I naught e to the power minus t by tau, where I naught and tau are constants. Okay, I naught and tau जो है constant है। तो find the heat produced by the resistor जिसका रेजिस्टेंस R है, by the resistor from t equal to 0 to t equal to infinite टाइम। 0 से इंफिनिटी टाइम में कितना टोटल हीट प्रोड्यूस होगा, where I naught and tau are some constant। ओके, तो देखो इसका सोल्यूशन। यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जो पावर होता है दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर, यही होगा। क्योंकि इस रजिस्टर में अगर करंट आ ही जाएगा और जो कि टाइम का फंक्शन है तो इतना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ, है ना, इतना पावर हो जाएगा। एंड ए पावर टाइम का फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट p इंटू टी नहीं करेंगे बिकॉज पावर टाइम का फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं जो टोटल हीट होगा वो लिख सकते हैं p और dt। P इज द पावर और dt टाइम में हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो पावर कांस्टेंट है, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में हम हीट फाइंड करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मान लो पावर कांस्टेंट होता है तो आउटसाइड आ जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। बट अगर पावर वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, तो ऐसे करेंगे। एंड लिमिट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, राइट। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ dt फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो अगर आप फाइंड करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा इट विल बी आई नॉट स्क्वायर टाउ इंटू आर बाई 2। ओके, ये आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है इसको। सो टोटल हीट इतना आएगा। और एक क्वेश्चन मैं यहां से इसलिए कराया बिकॉज एक क्वेश्चन डायरेक्ट आरसी सर्किट, जो हम लोग का अगला टॉपिक है नेक्स्ट क्लास और उसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे आरसी सर्किट, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज में आता है। टोटल हीट कितना डिसिपेट होगा, तो ये तो रहा बेसिक आइडिया। रेजिस्टेंस में करंट पास करोगे, करंट से हीट होगा, हीट होने से उसमें फिर पावर डिसिपेट होगा और उसका कुछ रेट होता है।
टाइम का फंक्शन होगा तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट है तो डायरेक्ट p इंटू टी कर देंगे। अब आता है सेकंड पॉइंट पे। अब होता है बल्ब। आप लोग बहुत फेमिलियर हो गए इस चीज से। तो हम लोगों को मान लो कि जो मार्केट में आप लोग बल्ब लाते हो इस तरह का ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। तो जब आप इंडियन मार्केट में जाते हो, इंडिया के मार्केट में या कहीं भी अपने स्टेट में जाते हो, तो आप क्या बोलते हो? 100 वाट का बल्ब चाहिए, कोई बोलता है हमें 50 वाट का बल्ब चाहिए, कोई बोलता है हमें 20 वाट का बल्ब चाहिए। तो हर एक बल्ब की अपनी रेटिंग होती है। सो बड़ी समझने की जरूरत है कि रेटिंग ऑफ बल्ब। ओके, रेटिंग ऑफ बल्ब क्या होता है? बल्ब का अगर रेटिंग है तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इसका V नॉट इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसका P नॉट इसका पावर को रिप्रेजेंट करता है। दो चीजें मार्क किया रहेगा, V नॉट एंड P नॉट। ओके, दोनों चीजें। V नॉट है वोल्टेज एंड P नॉट है इसका पावर। इसका मतलब यह है कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस हम V नॉट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो बल्ब होगा P नॉट पावर प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ गई? तो बड़ा सिंपल है। अगर इस बल्ब की रेटिंग दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हम फाइंड कर सकते हैं। R इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को लिख सकते हैं P नॉट इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई R। देयर फोर R इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई P नॉट। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का रेजिस्टेंस R का वैल्यू। ठीक है, V नॉट स्क्वायर बाई P नॉट। तो अगर किसी बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है सो वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, कितना रेजिस्टेंस उसमें यूज हुआ है। राइट, छोटा सा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई बल्ब है और अगर हम इंडिया में जाओगे तो इंडिया में आपको ये नहीं बोलना पड़ता है कि हमको इतना वोल्ट इतना वाट। सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, हमें 100 वाट का बल्ब दे दो। तो अगर 100 वाट का बल्ब अगर आप ले रहे हो शॉपकीपर से तो नोन होता है कि हमारा इंडिया में 220 वोल्ट है। राइट, तो अगर हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर आप 100 वाट का बल्ब लेते हो शॉपकीपर से तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो। 484 दिस इज 484 ओम, है ना? तो इतना ओम का रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब अदर कंट्री में क्या होता है कि वहां का वोल्टेज डिफरेंट होता है। हो सकता है कहीं 130 वोल्ट है, कहीं 150 वोल्ट हो। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का वोल्टेज डिफरेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो रेटिंग होता है वो चेंज करेगा। बात समझ में आ गई? तो रेटिंग ऑफ द बल्ब, अगर हम इंडिया में रहते हैं हमें पता है कि इंडिया का 220 वोल्ट है, हालांकि कभी कभी एक्सीड कर जाता है, बल्ब फ्यूज भी कर जाता है ना? क्योंकि यहाँ का भरोसा नहीं कब ट्रांसफार्मर से हाई पावर आ जाए। लेकिन हम लोग 220 स्टैंडर्ड रिजल्ट लेते हैं। अब एक चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इंक्रीजेस अबव द रेटिंग वोल्टेज देन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो नोट करके लिख लो। इफ पोटेंशियल डिफरेंस across bulb increases above rating voltage, okay, then bulb gets fused। okay, तो बल्ब फ्यूज कब होगा? जब उसके क्रॉस 220 वोल्ट से एक्सीड कर जाएगा, मतलब 230 हो जाए या 235 हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे एक्सीड करते हैं बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ओके, इसीलिए जब हम दूसरे कंट्री से जब आप
पहले ईबे एक वेबसाइट थी, या अमेजन से जब आप कोई सामान लेते हो, कोई भी अगर गुड्स या इलेक्ट्रिक गैजेट आप बाई करते हो, तो केयरफुली देखना होता है उस पे हमें कि इसका वोल्टेज, जो एडेप्टर होता है उसका वोल्टेज कितना कितना है, कितना सस्टेन, कहाँ से कहाँ तक इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है ना। उसका पिन भी हम लोग चेक करते हैं, क्या इंडियन वाले सॉकेट में लगेगा या नहीं लगेगा। तो कभी भी जब आप आउटसाइड से सामान या फिर कोई इलेक्ट्रिक गैजेट इंपोर्ट करते हो, वहां से मंगाते हो, तो बड़ा केयरफुली हर एक चीज की रीडिंग को देख लेना होता है, क्योंकि इंडिया का 220 है, वहां जिस तरह से बना होगा उसका रेटिंग अलग है, तो कहीं मिसमैच ना हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। ओके, तो हो गया। तो इसका बल्ब फ्यूज होगा पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर लेस देन वी नॉट तो नो प्रॉब्लम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन वी नॉट हो जाएगा सो फ्यूज हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट बस आपको माइंड में रहना है, याद रखना है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि ये भी आईआईटी में पूछा गया था। एक हमारे पास इस तरह का बल्ब है और एक बल्ब यहाँ पे ऐसे है, और ये वाला टर्मिनल है 440 वोल्ट। ओके, एंड इसका रेटिंग है 220 वोल्ट, एंड दिस इज 25 वाट, दिस इज 220 वोल्ट, और इसका रेटिंग है 50 वाट। बल्ब नंबर 1 एंड 2, राइट। और 440 वोल्ट हमारा आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। तो बताना है आपको कि विच बल्ब likely to get fused, which bulb is likely to get fused? हाँ, Sir, one. सर one, 20 वाट correct, बल्ब। yes, 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 25 वोल्ट, हाँ सर 25 वाट वाला फ्यूज कर जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसका रेजिस्टेंस R1 और R2 कैलकुलेट कर लो। R1 को क्या लिख सकते हैं, R होता है V नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट। तो जो उसका रेटिंग वोल्टेज एंड पावर है उसके हेल्प से वी कैन फाइंड द R1 एंड R2। अगर आप R1 कैलकुलेट करोगे, दिस इज 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, कोई बताएगा? 9036 ना, हाँ सर इतना आ जाएगा। और अगर आप R2 कैलकुलेट करोगे, सो विल गेट 220 बाई 50, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 484। ओके, नहीं 484 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 900, कितना आ जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 968 968 ओम। ओके, ये दो रिजल्ट आ गया हम लोगों का। अब यहां से हमें फाइंड करना है इस सर्किट को ना, ये बल्ब है इसको हटा दो, भूल जाओ, क्या करना है, स्टेप्स क्या है इसके, एक रेजिस्टेंस R1 लगा दो, एंड दिस इज R2, और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसके क्रॉस अगर चेक करना है कि फ्यूज होगा या नहीं होगा, तो इसके क्रॉस V1 और V2 फाइंड कर लो, सर्किट का प्रॉब्लम हो गया। सो V1 कितना हो जाएगा, तो V1 हम कैलकुलेट करते हैं, तो V1 लिख सकते हैं, दिस इज करेंट V इक्वल टू दिस V बाई R1 प्लस R2, दिस इज करेंट इन द सर्किट इनटू R1, so this is 440 into 1936 divided by 1936 प्लस 968, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पे, 293 ना, हाँ सर दिस इज 293.3 वोल्ट। और अगर आप V2 कैलकुलेट करोगे, सो इट विल बी V बाई R1 प्लस R2 इंटू V2, और ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का 146.2
6 या 7 कर दो इसको डायरेक्टली, इतना वोल्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि V1 के अक्रॉस वोल्टेज, जो बल्ब 1 है उसके अक्रॉस वोल्टेज V1 ग्रेटर देन द रेटिंग वोल्टेज, V1 इज इक्वल टू 293.3 ग्रेटर देन V0 इज इक्वल टू 220। ओके, तो बल्ब 1 एंड V2 देखो, V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 146.7 लेस देन V0 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 वाला फ्यूज नहीं करेगा, 1 फ्यूज करेगा। सो बल्ब 1 गेट फ्यूज्ड, बल्ब 1 विल गेट फ्यूज। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फ्यूज करेगा। तो आपको स्टेप्स क्या है, रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और फिर वहां से उसके अक्रॉस वोल्टेज से चेक कर लो कि फ्यूज होगा या नहीं होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि इन दोनों बल्ब को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, अगर यही दो बल्ब है, अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो फ्यूज होता कि नहीं होता, कौन कौन फ्यूज होता? दोनों ही हो जाते हैं। सर दोनों हो दोनों ही हो जाता है ना। तो इस केस में बोथ विल गेट फ्यूज्ड। ओके, इसमें दोनों फ्यूज कर जाएगा। तो बस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, रेटिंग से रेजिस्टेंस आएगा, उस रेजिस्टेंस को आप यूज करके सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन एक ये है कि मान लो कि हमारे पास कोई बल्ब है इस तरह से, इसका रेटिंग वोल्टेज V0 है और इसका रेटिंग पावर P0 है। तो यहां से हमने चलो रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, R हो गया V0 स्क्वायर बाई P0। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस बल्ब के अक्रॉस, अगर इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज V0 होगा तो कितना ये बल्ब पावर प्रोड्यूस करेगा, P0। लेकिन अगर इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज V0 से कम होगा तो क्या होगा? If the potential difference across the bulb is less than the rating voltage, then पावर का क्या होगा? P0 से कम होगा। हाँ सर। एग्जैक्टली, P0 से कम होगा, जो इसका रेटिंग पावर है उससे वो कम पावर प्रोड्यूस करेगा। तो एक चीज याद रखना आप लोग कि जो ब्राइटनेस होता है बल्ब का, वो फुल्ली ब्राइट कब होगा, एकदम पूरा ब्राइटनेस मतलब पूरा पावर कब देगा, जब इसके क्रॉस वोल्टेज V0 हो। उससे ज्यादा करोगे तो फ्यूज कर जाएगा, उससे कम करेंगे तो उसका पावर रेटिंग पावर से कम हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना नोट करके कि ब्राइटनेस इसको ये भी बोल सकते हैं इल्यूमिनेशन ऑफ बल्ब directly proportional to the power of bulb in circuit. Okay, power of bulb in circuit, याद रखना पावर ऑफ बल्ब इन सर्किट, नॉट ट्रू या मार्क पावर, नॉट ट्रू या मार्क्ड पावर, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, उस सर्किट में वो बल्ब जो पर्टिकुलर है वो कितना पावर प्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका ब्राइटनेस क्या होगा। ओके, तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, ए पूछा गया था और ए पूछा गया था 2006 में। ओके, सो एक क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt
and 100 watt. The power consumed by it when operated on 110 volt will be A 75 watt, B 40 watt, C 25 watt and D 50 watt. ये 2006 में आया हुआ है. Sir, 25. हाँ 25. हाँ सर 25. बहुत बढ़िया. ओके, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं. इसका रेटिंग दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे. तो इसका रेजिस्टेंस, द पावर कंज्यूम्ड व्हेन इट ऑपरेटेड ऑन द 110 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लो. दिस इज वी नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट, तो डायरेक्ट आ जाएगा 220 होल स्क्वायर बाई 100. इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, इतना ओम. तो अगर इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, ये आप रियल लाइफ में देखे भी होगे, तो इसका जो पावर हो जाएगा वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना जब हम ऑपरेट करेंगे. तो रेटिंग चीजें अलग है, तो रेजिस्टेंस तो वी स्क्वायर 110 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 220 होल स्क्वायर और इंटू 100. ओके, सो दिस इज 100 बाई 4 एंड दिस इज 25 वाट, तो इतना पावर हो जाएगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो हो गया, इतना पावर आ गया, मिल गए 3 मार्क्स. और कितने टाइम लगा? 1 से 2 मिनट लगा होगा हार्डली सॉल्व करने में आप लोगों को. चलो नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन है, ये 2005 में पूछा गया था कि द रेजिस्टेंस ऑफ hot tungsten filament is about 10 times the cold resistance. Okay, so what will be the resistance of 100 watt and 200 volt, ये रेटिंग हो गया, lamp when not in use. और ये पूछा गया था 205 में. तो चलो फिर इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ. आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है. दिस इज 40 ओम एंड हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर लें. आर हॉट के लिए फाइंड कर देता हूँ. दिस इज 200 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100. दिस इज 400. तो आर जो कोल्ड के लिए हो जाएगा, टेम्परेचर जो है डिक्रीज करे तो 1/10 हो जाएगा एंड दिस इज 40 ओम. ओके, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था.
तो जो होता क्या है ना कि कुछ-कुछ लोग छोटे-छोटे टॉपिक को स्किप कर देते हैं और उससे 3-4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चंस मिस हो जाता है सबका। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, कितना ईज़ी है। हीट ट्रांसफर हो गया, छोटे-छोटे टॉपिक्स, तो सबको कवर करते जाना है। बस आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है। 4 आइडेंटिकल बल्ब्स four identical bulb are arranged as shown in the figure. Okay, तो आपको arrange the brightness of bulb in increasing order. ओके, और डायग्राम ऐसा दिया हुआ है कि एक बल्ब यहाँ पे ऐसे है, एक बल्ब ऐसे है, एक बल्ब यहाँ पे ऐसे है, और एक ऐसे है, एंड दिस वोल्टेज इज V. ओके, और ये हो गया। 4 आइडेंटिकल बल्ब है। इसका मैं बल्ब नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ओके, 1 2 3 4 मार्क कर दिया और V लगा दिया। तो इसके ब्राइटनेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबका रेजिस्टेंस R होगा यहाँ पे। R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R और इसका भी रेजिस्टेंस R। तो अगर सबका रेजिस्टेंस R है तो पावर क्या होता है? V स्क्वायर बाई R, है ना? सो पावर हम बोल सकते हैं अगर रेजिस्टेंस सेम है सबका तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V स्क्वायर। इस रिजल्ट पे हम लोग आ सकते हैं इफ R इज सेम फॉर ऑल बल्ब्स। तो अब हम इसमें फाइंड करना है कि 1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 2 के क्रॉस, 3 के क्रॉस एंड 4 के क्रॉस। अगर हम हर एक बल्ब के अक्रॉस अगर हम फाइंड कर लें कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पावर अरेंज हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर इसका वोल्टेज V है तो अगर आप रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो R R R, तो हर एक के अगर अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करोगे, सर्किट का प्रॉब्लम हो गया, सो विल गेट V3 आएगा 3 के अक्रॉस, क्योंकि ये R R दोनों सीरीज में है और उसके साथ ये होगा 2R/3 एंड 2R/3 प्लस R 5R/3। तो R इक्विवेलेंट 5R/3 आ गया। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे V3 3 के अक्रॉस, सो दिस इज इक्वल टू 3V/5। ओके, अगर आप 4 के अक्रॉस फाइंड करोगे सो विल गेट 2V/5 एंड 1 और 2 के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा। रीजन क्या है? 1 और 2 के अक्रॉस सेम करंट होगा और करंट I इंटू R, तो वोल्टेज भी सेम होगा। सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V/5। ओके, तो यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं कि पावर जो इसका होगा P3 सबसे ज्यादा होगा P4 से V, एंड P1 एंड P2 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। ओके सर हम ये ऐसे कर सकते हैं, मतलब सारा रेजिस्टेंस तो आठ है, अब करंट मतलब जो करंट आई है वो देखिए 4 और ऊपर वाले रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाँ, और पूरा करंट 3 में जा रहा है, हाँ, तो इसलिए सबसे ज्यादा पावर 3 में होगा। एकदम सही, सबसे और ज्यादा फिर 3 में जो होगा। करंट ये भी सही है। हाँ, तो ऊपर में तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए उसके बिल्कुल बाद 4 और एक और 2 सेम आएगा। परफेक्ट, करेक्ट है वो भी। अब कोई बोल सकता है कि पावर तो I स्क्वायर R होता है, सो पावर I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए अगर रेजिस्टेंस सबका सेम है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ से I करंट ले लो, कुछ इधर I1 जाएगा और कुछ इधर I2 जाएगा, और फिर इसमें तो I ही जाएगा।
आई जा रहा है तो इधर I1 इधर I2 हमने मार्क कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगा? 3 में, बिकॉज I1 प्लस I2, और यहाँ तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों में, तो I1 और I2 में गया। अब यहाँ पे आप करंट देख सकते हो कि I1 में करंट कितना गया और I2 में करंट कितना, इस वाले में करंट कितना गया। तो इस वाले सेक्शन में जो फोर्थ वाले रजिस्टर है उसमें जो करंट जा रहा है वो ज्यादा करंट जाएगा, ओके। और जो 1 और 2 में करंट जाएगा उसमें थोड़ा सा कम करंट जाएगा। तो हम करंट के हेल्प से भी सोच सकते हैं या फिर हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। लेकिन ये सब कुछ हम तभी अप्लाई करेंगे जब सबका रेजिस्टेंस इक्वल होगा। अगर रेजिस्टेंस अनइक्वल कर दे तो आपको बेसिक अप्रोच पे जाना होगा, ओके। बेसिक अप्रोच पे जाके आपको वी स्क्वायर बाई आर या तो आई स्क्वायर इंटू आर, सभी के क्रॉस करंट फाइंड करो या सभी के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करो, फिर पावर वी स्क्वायर बाई आर वन, वी स्क्वायर बाई आर टू, इंडिविजुअल का पावर आपको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ आर इक्वल है इसलिए हम डायरेक्टली फाइंड कर लिए, ओके। तो आंसर बिल्कुल सही है, आप करंट से भी कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बैटरी का ईएमएफ ई, और एक यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आर लगाना है हमें। तो आपको बताना है कि एक्चुअली बैटरी का ईएमएफ ही है और रेजिस्टेंस आर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं आर। इस तरह से है, ई और आर गिवन है, तो आपको बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, for what value of R the power dissipated across resistance R will be maximum। ओके, R का वैल्यू क्या होना चाहिए in terms of E and R so that the power across capital R will be maximum। लोड रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हो। also find the maximum power, ओके। वो जो मैक्सिमम पावर होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। तो आंसर आप लोगों का करेक्ट है और इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड दिस इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ओके। एंड पावर across resistance R is equal to I square into R, ओके। तो जो पावर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर है, ओके। तो इसमें हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि आर जीरो हो जाए या इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आर ऊपर भी है और नीचे भी है, आर बाई आर प्लस आर। तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इस पावर को। तो मैक्सिमम मिनिमा के आपको तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता है, कैलकुलस आप पढ़ भी चुके होंगे। सो डीपी बाई डी आर क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर आप dp बाई डी आर को जीरो से इक्वेट करोगे सो ये हो जाएगा डी ई स्क्वायर, आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, आर बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर, और इसको आप डेरिवेटिव लो और जीरो से इक्वेट करो। तो यहां से जो आपको आर का वैल्यू आएगा इट विल बी आर, ओके। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो स्मॉल आर के इक्वल जब होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तब जाके उसका पावर मैक्सिमम उस आर के क्रॉस डिसिपेट होगा, ओके। और अगर हमें पावर फाइंड करना है पी मैक्स,
तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम पावर, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर, सो ई स्क्वायर इंटू आर by r plus r whole square, this is equal to e square by 4r. So this is the maximum power across the register, है ना। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर मान लो सर्किट में कुछ डिफरेंट टाइप का दिया, 2 रेजिस्टेंस लगा दिया, 3 लगा दिया, कुछ इस तरह से करके दे दिया, बताओ कि इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यही बोलेंगे ना कि इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। ओके अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ देता कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, ध्यान से समझना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस स्मॉल आर, तो आपका आंसर क्या होता। आर का, कैपिटल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए था सो दैट स्मॉल आर में मैक्सिमम पावर जनरेट हो। सर 0 0, गुड, है ना, बिकॉज यहां पे आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करते इस वाले में, और आर के टर्म्स में ही बताना है, स्मॉल आर के टर्म्स में, तो आर का वैल्यू 0 होना चाहिए, कैपिटल आर उस कंडीशंस में 0 हो जाता, लेकिन हमें तो पूछा है कि इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेट होना है, तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ा। ओके तो ये रहा आप लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन IIT JEE का भी देखा, बस आप लोग इस पे